आज से 2 साल पहले जिन शेयरों को मैंने बेचा था उनकी कीमत 200 करोड़ रुपए थी। एमआरएफ मैंने 1000 में बेचा, मेरा अच्छा डिसीजन था, और आज 1,50,000 के भाव में। एग्जैक्टली। टाइटन मैंने 800 में बेचा, टाइटन आज 70,000 के भाव है। ओह नो, ये और बेस्ट। मेरे पास वो दोस्त भी है जिनको मैंने दिलाया था, आज तक पड़े उनके पास टाइटन। तो उस जमाना यही था उस समय कि जिसके पास जो खबर आगे देनी होती थी वो राकेश जी का नाम लेके खबर देता था, भाई साहब का नाम लेके खबर देता था। तो मैंने वो शादी में बोला कि भाई साहब की खबर है पक्की, 15 रुपए का हिंदुस्तान जी 500 रुपये हो जाएगा। अब एक मेरे ब्रदर का दोस्त वो खड़ा खड़ा सुन रहा था, तो जब सब बातचीत होके चले गए तो वो मेरे पास आया कि यार बसंत, मारवाड़ी पूछा कि मैं भी ले लूँगा ये शेयर, पर तेरी इच्छा है तो तू ले ले। तो मैंने तो उतना बोला और भाई साहब की शादी हुई और मैं मेरे घर आ गया। उसके बाद मैं कोई 12-13 साल बाद बीकानेर गया और मुझे वो एक मंदिर में टकरा गए। उसने बोला यार बसंत, तूने मुझे एक वो शेयर बताया था ब्रदर के शादी के समय में, तो वो बेच दूं क्या? मैंने कहा कौन सा शेयर बताया था? बोले वो हिंदुस्तान जी। Hello Basanji, thank you so much for coming on Money Talks by Grow. I'm so excited because I know आपके पास स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हुए लगभग 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सर, आपका लगभग 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या था आपका एंड वर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या था? वर्स्ट में मैंने जो गलतियां जीवन में करी वो 1986 से जब स्टार्ट किया था, 87 से, और 2000 तक मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत गलतियां करी, या ये समझ लो केवल गलतियां ही गलतियां करी और पैसे को जीरो किया। मैं एफ&ओ तब भी नहीं करता था, एफ&ओ मैंने आज तक नहीं किया। तो वो जो गलतियां थी मेरी, वो गलतियों में जो सबसे बड़ी गलती थी मेरी कि मैं लोगों की तरह टिप लेके शेयर बाजार में पैसा लगाता था। अब वो टिप वाले मामले में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, जिससे आपको ये लगेगा कि शेयर बाजार में कई बार दिमाग वाले नहीं कमा पाते, टिप देने वाले नहीं कमा पाते, पर यदि लेने वाला बिल्कुल समझदार नहीं है, बिल्कुल शेयर बाजार को नहीं समझता है, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा जाता है। मैं आपको एक लाइव उदाहरण देता हूँ हाँ, इसका, और ये please explain. प्रैक्टिकल घटना और ये रियल घटना है। ठीक है। 1998 और 99 के पास में, क्योंकि मैं उस समय मैं भी लोगों से टिप लेके और इन्वेस्टमेंट करता था, तो मैं बीकानेर में बड़े ब्रदर की शादी में गया था। तो उस समय में चूंकि मैं स्टॉक मार्केट करता था और स्टॉक मार्केट लोगों में बड़ा वो था कि कोई स्टॉक मार्केट का जानकार मिल जाए तो लोग उसको घेर के बैठ जाते थे। तो हम ब्रदर की शादी में गए थे, ऐसे सब दोस्त लोग बैठे थे, तो सब ने बोला कि और बसंत आजकल क्या खरीद रहा है? तो उस समय तो सेबी वेबी का इतना लफड़ा था नहीं। तो मैंने कहा यार भाई साहब की खबर है, हिंदुस्तान जिंक जो है अभी 13-14 रुपये मिल रहा है, ये 500 हो जाएगा। अब भाई साहब बम्बई वाले सब लोग जानते हैं कौन है, और बीकानेर वाले लोग भी सब जानते हैं कौन है। तो उस ज़माना यही था उस समय कि जिसके पास जो खबर आगे देनी होती थी वो राकेश जी का नाम लेके खबर देता था, भाई साहब का नाम लेके खबर देता था, तो आदमी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाए। भले ही भाई साहब ने वो खबर दी कि नहीं दी मुझे भी नहीं मालूम है, वो 4 लोग पान वाले के पास इकट्ठे हुए, वहाँ से खबर चला दी, हमारे तक पहुँची, भाई साहब ने कहा, भाई साहब ने कहा, और जो पहली खबर भाई साहब के नाम से पहुंचती है वो तो पहुंचती है कि 15 रुपये का 100 रुपये हो जाएगा हिंदुस्तान जिंक। वो हमारे तक पहुंची, वो 400 हो गई, हमने जिसको बताई वो 500 कर दी, तो 100 के 500 तो ये बीच में के लोगों ने कर दी, और भाई साहब ने बताया भी नहीं, बताया किसी को पता नहीं। तो मैंने वो शादी में बोला कि भाई साहब की खबर है पक्की, 15 रुपये का हिंदुस्तान जिंक 500 रुपये हो जाएगा। अब उस समय तो ये प्राइवेट हुआ नहीं था, वेदांता ने लिया नहीं था उसको। अब एक मेरे ब्रदर का दोस्त वो खड़ा खड़ा सुन रहा था, तो जब सब बातचीत होके चले गए तो वो मेरे पास आया कि यार बसंत, मारवाड़ी पूछा कि मैं भी ले लूँगा ये शेयर। मैंने कहा तू शेयर का काम करता है क्या? तो उसने बोला कि नहीं, शेयर का काम तो मैंने कभी नहीं किया। तो मैंने कहा भाई जब नहीं करता तो क्यों ले रहा है? अरे बोले यार जब तू बोल रहा है, तेरे ऐसा होशियार आदमी, हम इतने सालों से देखते हैं कि यार बसंत इतना होशियार है, तो फिर 500 हो गई होगा। मैंने कहा ऐसा नहीं भाई, मेरे पास भी खबर पीछे से आई है, पर तेरी इच्छा है तो तू ले ले। तो मैंने तो उतना बोला और भाई साहब की शादी हुई और मैं मेरे घर आ गया। अब हमने तो उस समय 1500 शेयर लिए थे, वो भाई साहब ने 1000 शेयर लिए। चूँकि उस समय ये मोबाइल था नहीं तो बातचीत होती नहीं थी, तो हमें पता भी नहीं कि उनने ले लिए, और जिनने ले लिए वो बातचीत से कहीं ना कहीं पता कर लेते। तो वो शेयर 15 रुपये का 5 रुपया हो गया।
ओह अब नो 5 हो गया तो हमको भी घाटे में बेचने की आदत थी नहीं, बड़ी मुश्किल से धीरे 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 15 आया। फिर वेदांता लिगवार जी ने जब वो कंपनी ले ली, भारत सरकार ने दी, तो धीरे धीरे 25-30 पहुंचा। हमने बोला बेचो गंगा नहाओ, कोई फ्री नहीं कुछ नहीं, सब बेच दिए। जो जान पहचान वालों ने कईयों में लॉस में बेच दिए, सब में बेच दिए। अब वो जो बंदा था वो शेयर बाजार बिल्कुल नहीं समझता था, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो उसने क्या किया कि जब वो 15 का 5-6 रुपये हुआ तो उसने सोचा कि यार ये बसंत ने बोला है, मतलब ये तो 500 पक्का होगा। उसने और लिया। अब वो शेयर चले नहीं और वो और लेता जाए। 15,000 शेयर इकट्ठे कर लिए उसने, 5, 10, 12 सब भाव में लेता गया। और एक ही दिमाग में, अच्छा कोई कनेक्शन हो नहीं रहा, कभी मुलाकात भी नहीं हुई। ओहो अब आप देखो कि ये जब अनिल अग्रवाल साहब ने ये कंपनी ले ली, उसके बाद मैं कोई 12-13 साल बाद बीकानेर गया और मुझे वो एक मंदिर में टकरा गए। पुंडरासर बाबा का हमारा मंदिर है, हम दर्शन करने जाते हैं, वहाँ वो टकरा गए। बोले अरे बसंत इतने सालों बाद मिला, कैसा क्या चल रहा है? सब बढ़िया, सब कुछ। मुझे तो याद भी नहीं कि उसने लिया था, क्योंकि उसी वजह काम करता नहीं था तो मैं उससे बात भी नहीं करता था। उसने बोला यार बसंत तूने मुझे एक वो शेयर बताया था ब्रदर के शादी के समय में, तो वो बेच दूं क्या? मैंने कहा कौन सा शेयर बताया था? बोले वो हिंदुस्तान जिंक। मैंने कहा तेरे पास पड़ा है क्या? अरे बोले मैंने तो 1,000 लिए, जब वो 5 रुपया हो गया तो मैंने कहा यार बसंत इतना होशियार है, स्कूल में हमेशा टॉप करता रहा है बचपन से, तो पक्का ही 500 होगा। मेरे को तो तेरे पे कॉन्फिडेंस था। तो मैंने कहा 500 में बेच दिया क्या? अरे बोले तेरे पूछे बिना कैसे बात था, तू मिला ही आज है। मैंने उसके हाथ जोड़े, उसके पास 15,000 शेयर हो गए थे, 1,300 रुपये के भाव थे ओह हिंदुस्तान जिंक के, जो उसने 5 रुपये और 15 रुपये में लिए। मैंने कहा भाई हाथ जोड़ता हूँ तेरे, मंदिर में दर्शन कर और भगवान को प्रसाद चढ़ा और कल ही सारे शेयर बेच दे क्योंकि हम तो 15 में निकल चुके थे। अब देखो उसने लिया, वो लगभग बॉटम बन गया, और मैंने जब बिकवाया उस समय का वो टॉप था। तो ये कोई उसकी बुद्धिमान तो हम थे जो 15 में बेच के चले गए, पर उसने कोई अक्ल नहीं लगाई। उसका वो शेयर 1,300 रुपये के एवरेज में बिका। वो बरसों से ऊन की ट्रेडिंग करता था, वुलन की। उसने उस पैसे से 4 फैक्ट्रियां लगाई वुलन की, जो केवल ट्रेडिंग करता था। वाओ और शहर में उस व्यक्ति का ऐसा नाम हो गया कि वो शहर का हर्षद मेहता वही है, वो इतना इंटेलिजेंट ये वो। अब ये हुआ एक पार्ट कि उसने बिना दिमाग के इतना पैसा कमा लिया। अब दूसरा पार्ट, अब उन भाई साहब ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि आप कमा ली तो होशियार, और पूरा गांव आपको होशियार बता रहे। तो उनके संपर्क में वो लोग आने लगे जो F&O कर लो, ट्रेडिंग कर लो, NCDEX में गोल्ड सिल्वर कर लो। वो भाई साहब ने देखा कि यार इतना पैसा कमा ही लिया, फैक्ट्री अच्छी चल रही, सब कुछ चल रही है। उन्होंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। ट्रेडिंग करनी शुरू तो ट्रेडिंग में भी पैसा आया। फिर सोना चांदी करना शुरू कर दिया। ऐसा करते 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 जब मार्केट क्रैश हुआ किसी कारण से और इनके इतने सौदे खड़े थे, सब कुछ बर्बाद हो गया। ओहो तो जब अक्ल नहीं लगाई तो इतना पैसा कमाया, जब पैसा आ गया तो F&O सट्टा करने लगे, सब पैसा बर्बाद हो गया। ये तो थे कुछ बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, वो तो हमने समझ लिए। बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका क्या था? मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो उस समय बहुत हुए, जैसे टाइटन था, MRF था, ये मेरे बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन थे। बट उस समय मेरे पास पैसा नहीं था। मैं 2002 के अंदर में जब इंश्योरेंस एडवाइज़र बना और मेरे पास पैसा आने लगा तो मैंने इन शेयरों में इन्वेस्टमेंट किए। पर 2006-07 में मेरे पास इन पैसों से 32 लाख रुपए बन गए, और मैंने 32 लाख रुपए कभी देखे नहीं एक साथ। एक तो जॉब छोड़ के मैं तो इंदौर आया था, तो 32 लाख रुपए जो बन गए, मुझे लगा कि मैं इंदौर के पॉश एरिया में एक फ्लैट खरीदना चाहता हूँ। मैंने वो सारे शेयर एक दिन में बेचे। एक दिन में सारे शेयर बेच दिए, और बेच के मैंने एक अच्छा फ्लैट खरीदा। वो जो फ्लैट खरीदा वो मैंने अभी बेच के नया फ्लैट बेचा तो नहीं है, पर मैंने नया फ्लैट एक और ख़रीद लिया। आज से 2 साल पहले जिन शेयरों को मैंने बेचा था उनकी कीमत 200 करोड़ रुपए थी। MRF मैंने 1,000 में बेचा, मेरा अच्छा डिसीजन था, पर आज 1,50,000 के भाव में। टाइटन मैंने 800 में बेचा, टाइटन आज 70,000 के भाव है। ओह नो, ये और बेस्ट। मेरे पास वो दोस्त भी है जिनको मैंने दिलाए थे, आज तक पड़े उनके पास टाइटन। ओ भाई, मतलब 70,000 7 करोड़ रुपए आज। ये तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन से वर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया है। ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, बट मेरे पास पैसा नहीं, तो मुझे इसका दर्द बिल्कुल नहीं है। भाई मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने बढ़िया फ्लैट खरीद के मैंने क्लब की मेंबरशिप ली थी। जापान आपके सामने उदाहरण है।
दैट्स वाई इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में ज़्यादा स्कोप होता है रिटर्न लेने का, क्योंकि डेल्टा ज़्यादा होता है, एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज़ वही के वही रह जाते हैं, स्टैग्नेट करते हैं. आज आपको बढ़िया रिसर्च करने के साधन मिल गए। कौन लोग हैं, उस समय में लोगों पे डिपेंड होना पड़ता था, कंपनी में जाके मिलना पड़ता था, जो पेपर में लिख के आ गया उसी को ईपीएस देख लिया और ईपीएस देख के सीधे पैसा लगा दिए। मालूम पड़ा 3 महीने बाद 50 जो ईपीएस दिखा रहा था दलाल स्ट्रीट, वो 3 महीने 4 महीने बाद अचानक जीरो हो गया। ये एक मेरा वर्स्ट डिसीजन और बता दूं आपको मैं। मैंने उस समय में ईपीएस भी देखा करता था। मैंने भारतीय शिपयार्ड, अकेली टॉप कंपनी थी, बढ़िया कंपनी थी, 2-3 कंपनियां थी शिपयार्ड के अंदर में। मैंने इसका ईपीएस देख के 900 रुपये से गिरा और 300 रुपये में खरीद लिया, क्योंकि उस समय तो इंटरनेट पे तो कहीं देखने मिलता नहीं था। दलाल शीट खोलते थे, ईपीएस देखा 50 रुपया 60 रुपया, बढ़िया कंपनी, बढ़िया प्रॉफिट दिखा रही है, लगा दिया पैसा। अचानक 6 महीने बाद देखा ईपीएस भी जीरो हो गया, कंपनी भी जीरो हो गई। सक्सेस स्टोरीज तो बथेरे मिलेंगे, लेकिन ताकि व्यूअर्स भी ये बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ना ले, वो क्या साइंस है या रेड फ्लैग्स हैं जो एक स्टॉक से बिल्कुल हमें दूर रहने चाहिए? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा, और ये आम निवेशक जरूर सुने इसको, और एक बार नहीं 4 बार सुने। कुछ पॉइंट्स हैं जो एक आम निवेशक को जरूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि यदि आप खुद रिसर्च नहीं कर सकते तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। फंड मैनेजर्स आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं, आप एसआईपी करें और पैसा डालें। यदि आपके पास समय नहीं है खुद रिसर्च करने के लिए, आप कुछ और काम कर रहे हैं तो, पर चूंकि आप कुछ और काम भी करें और आप स्टॉक मार्केट को समझते भी हैं, बेसिक फंडामेंटल रिसर्च आप कर भी सकते हैं। सबसे पहला काम तो ये करें, कसम खा लें कि सोशल मीडिया और टीवी पे जितनी स्टॉक खरीदने की टिप आती है वो जिंदगी में कभी नहीं खरीदूंगा स्टॉक्स। पहला काम ये करें, क्योंकि आप ये देखना कि जो टिप आती है उससे कभी कोई आज तक बड़ा पैसे वाला नहीं बन पाया। दूसरी चीज, यदि नया निवेश कर रहे हो तो इन ग्रुपों के अलावा कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें। पहले इन ग्रुपों की कंपनियों में पैसा लगाए, बड़े ग्रुपों की कंपनियों में, जो सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है उसमें पैसा लगाए और बैठे रहे। पैसा लगा के डबल होने का इंतजार करें और वीकली एसआईपी करें, तो आपको एवरेज आउट हो जाएगा। और तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, लोन में लिया हुआ 1 रुपया स्टॉक मार्केट में कभी मत लगाना। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, बहुत तकलीफ से बाहर निकला। मैंने हाउसिंग लोन लिया, मैंने कार लोन लिया, पर मैंने इसके अलावा जीवन में आज तक कोई लोन नहीं लिया। किसी दोस्त से 100 रुपये उधार भी नहीं लिया। मेरे पिताजी ने कसम दिलाई थी शुरू से कि जीवन में कभी 1 रुपया उधार मत लेना। और मैं ये कहता हूँ कि यदि आपने शेयर बाजार में उधार का पैसा नहीं लगाया है तो कोई आपको जीरो नहीं कर सकता, बशर्ते टिपों पे काम नहीं किया। तो मैं ये कहता हूँ कि बढ़िया काम करो आप। ये जितने लोग ज्ञान बेचते हैं इनको सुनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक जितने बड़े इन्वेस्टर भारत में हुए हैं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, चाहे राकेश झुनझुनवाला, चाहे रमेश दमानी, चाहे रामदेव अग्रवाल, मधु केला, रिदम देसाई, जितने अच्छे इन्वेस्टर हैं या जितने नॉलेजेबल लोग हैं, ये कभी आपको ज्ञान बेच के पैसा कमाते हुए नहीं दिखेंगे। तो जो वास्तव में कमाने वाले हैं ना, वो ज्ञान कभी नहीं बेचते। सबसे बढ़िया तरीका है इन सीनियर लोगों को, इनके अनुभव को सुनो। या एस नरेन आईसीआईसीआई वाले बहुत अच्छा बोलते हैं, आप इन लोगों को सुनो और आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसको सुनना चाहिए। आज जैसे मनीष चौखानी, अरे सुनने का दिल करता है। रमेश दमानी को हमेशा सुनने का दिल करता है, कोई इंटरव्यू में नहीं छोड़ता इनका। रिदम देसाई को हमेशा सुनने का दिल करता है। आप इन लोगों को सुने और आपको लगे कि कौन सा व्यक्ति नया जिसको मुझे सुनना चाहिए, तो सबसे बढ़िया तरीका है जो व्यक्ति सोशल मीडिया या टीवी में स्टॉक खरीदने की, स्टॉक स्पेसिफिक खरीदने की सलाह न दे, केवल उसको सुनो। लिटमस टेस्ट यही हो गया फिर। यस, तो आपको यदि फंडामेंटल रिसर्च करके और नॉलेज बढ़ाना है तो आप स्टॉक मार्केट में लगातार अनुभवी लोगों को सुनते रहें। अनुभव किताबों से नहीं आ सकता, आपको जल्दी मिल सकता है। हमें जो रिसर्च करने में 2000 से 2010 में जो 2-2 साल लगते थे, उसके लिए अब एआई आ गया है, इतने नेट पे आपको चीज़ें उपलब्ध हो गई, हो सकता है आप वो 6 महीने रिसर्च कर लो, पर उस साइकोलॉजी पे पकड़ तो आपको अनुभव के साथ आएगी। करेक्ट। आप रॉन्ग हो जाओगे। जैसे ही आपने रिसर्च किया और 600 का स्टॉक 300 हो गया, आपका रिसर्च साइड हो गया, आपको अपने आप ही डाउट होने लगा कि यार मैंने गलत कर लिया, पैसे आते होगे। तो आप ये जो शेयर का गिरना और बढ़ना है, इसको प्रॉफिट लॉस बिल्कुल ना समझे, रिसर्च करें और बैठे रहें। ये डाउट के बारे में मैं डबल क्लिक करती हूँ। कई बार क्या होता है कि स्टॉक प्राइस, हमने पूरी रिसर्च की है, ठीक है, शेयर पे फुल कन्विक्शन है, लेकिन शेयर प्राइस फिर भी गिरने लगता है, तो उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? अधिकतर लोग शेयर मार्केट में इसलिए दुखी रहते हैं
कि वो नॉशनल प्रॉफिट नॉशनल लॉस को ही प्रॉफिट लॉस समझ बैठते हैं। दुखी भी होते हैं और बहुत खुश भी होते हैं, हाथ में उनके कुछ नहीं आता। फिर बीएससी का उदाहरण लेते हैं। 600 में जिसने बीएससी लिया उसने 800 का भाव देखा और बहुत खुश, फॉरेन यात्रा पे चले गए साहब, बेचा नहीं है, चले गए यात्रा पे, 800 हो गया, बढ़िया पैसा आ रहा है। जब फॉरेन से वापस आए कोरोना आ गया, बीएससी 300 हो गया, तो खर्चा किया वो अलग, खुशी गई अलग। अब वो भाव 300 के दुखी हो गए, और मेरे तो 50% कैपिटल ख़त्म हो गई। भाई तुमने 300 में बेचा थोड़ी है, बेचेगा तो 50% कैपिटल खत्म है। तो ये नॉशनल लॉस और नॉशनल प्रॉफिट से बाहर आए। जब आपने कोई शेयर बेचा ही नहीं तो काहे का प्रॉफिट, और बेचा नहीं तो काहे का लॉस। तो जो आदमी इस पर टिका रहा और इस चीज़ से प्रभावित नहीं हुआ, वो आदमी तो 600 तक का भाव देखता है। पर जो आदमी भाव देख के प्रॉफिट लॉस समझता है, तो वो जैसे ही 600 आता है बेच देता है। तो आप मान के चलो, या तो शेयर 600 आएगा नहीं, क्योंकि आपने तो रोक के रखा है कि मैं घाटे में बेचूंगा नहीं, हो सकता है शेयर 0 हो जाए। बट यदि उसके 600 का भाव है तो खाली आपके भाव के लिए थोड़ी आए। कुछ होशियार लोग अपना इंटरेस्ट जोड़ लेते हैं कि यार इतना दिन मेरा इंटरेस्ट लग गया, अब मैं 600 का 800 में बेचूंगा, तो मेरा इंटरेस्ट भी आ गया। तो ये जो भाव देखने वाले होशियार आदमी ने इंटरेस्ट में बेचने शुरू कर दिया। बट मेरे तरीके से किसी ने किया कि 600 में आया, आधा बेचा, आधा फ्री कर लिया, फ्री को 10 साल तक देखना ही नहीं, वो 22,000 के भाव भी देख रहा है आज। यही साइकोलॉजी है। आप भावों से प्रभावित मत हो यदि आपका फंडामेंटल रिसोर्स हो, पर आपने यदि टिप ली है तो टिप देने वाला तो खुद ही कब एग्जिट कर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, तो टिप तो होती इसलिए कि आपको पहना के जाए। लेगा कौन स्टॉक्स? करेक्ट। आप ये देखो, 15 रुपए का स्टॉक, 1 लाख करोड़ मार्केट कैप, 1.25 लाख करोड़ मार्केट कैप, और उस मार्केट कैप में कंपनी 2 लाख करोड़ का घाटा पिछले 5 साल में कर चुकी है। अभी भी प्रॉफिट में कब आएगी कोई संभावना नहीं है। पर सोशल मीडिया में इतने विशेषज्ञ पैदा हो गए, सब ने उसको मल्टी बेगर बता के, हर तीसरे घर में वो शेयर है। शेयर बाजार में भारत में हर तीसरे घर में वो 10-15 रुपए का शेयर लेके आदमी बैठ गया कि ये मल्टी बेगर बनेगा। हाँ। अरे बैलेंस शीट तो देखो यार, 1 लाख करोड़ में खरीद रहे हो। एक वो कहते हैं ना ग्रेटर फूल थ्योरी, कि कोई ना कोई तो होगा जो एक हायर प्राइस पे खरीदेगा ही। ये वही तो लोग वो होते हैं जो टोपी सोशल पहना मीडिया देते पे हैं। ज्ञान लेते हैं Yeah. और जो पिलाते हैं उनको माल टिका के चले जाते हैं। वो भी मूर्खता है हाई वैल्यूएशन पे आईपीओ लगाना, तो ये भी मूर्खता है कि 1 लाख करोड़ की कंपनी को मल्टीबैगर समझ के खरीद लेना जो 2 लाख करोड़ का नुकसान पिछले 5 साल में कर चुकी है। करेक्ट। ये दोनों ही गलत है। वैल्यूएशन आपको हमेशा देखनी है। एचडीएफसी बैंक का उदाहरण दिया मैंने आपको, रिलायंस का उदाहरण। आप कंपनियां अच्छी है पर आप किस वैल्यू पे खरीद, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तब भी नहीं तो भी आपको घाटा हो जाएगा। सही बात है। एंड स्पीकिंग ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी, ये इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी या बिहेवियरल टेम्परामेंट जिसे कहते हैं, वो इन्वेस्टिंग में कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके हिसाब से? सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टिंग के अंदर में। मोर देन नॉलेज बेस ऑल्सो? यस, नॉलेज का स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग में केवल 20% रोल है। सिर्फ 20%? यस, 80% आपकी साइकोलॉजी पे, आपके बिहेवियर पे, आपकी पकड़ कैसी है उस पे है। यदि आप किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को चाहते हो कि यार वो कब समझे कि मैं मैच्योर्ड हो गया, तो पहली क्राइटेरिया यही है कि जब आपके मन में ये ख्याल आना बंद हो जाए कि मुझे कोई शेयर का नाम बता के टिप दे कि ये मल्टीबैगर होएगा, जब ये ख्याल आना ही बंद हो जाए, उस दिन आप मैच्योर्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो गए, पक्का मान के चलो, जब आपने खुद रिसर्च कर लिया। अब मार्केट का गिरना बढ़ना नेचर है। किसी को पता नहीं चलता कि कोरोना आने वाला, मार्केट क्रैश हो जाएगा। किसी को पता नहीं चलता कि 9/11 अमेरिका में 2 बिल्डिंगें गिर गई, मार्केट क्रैश हो गया। मैंने उस दिन 32 में टाइटन खरीदा। मेरा ब्रोकर बोलता है कि यार सारे लोग रो रहे हैं, मार्केट वहाँ 2 बिल्डिंग, इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया और आप टाइटन खरीद। मैंने कहा देख भाई, आतंकवादी हमला हो गया, सब कुछ अच्छा है, यदि दुनिया खत्म नहीं हुई इससे तो टाइटन इंडस्ट्री बंद थोड़ी होने वाली है। करेक्ट। सेंटीमेंट जब अच्छा होगा भाव आ जाएंगे। वो बिल्डिंगें बनी ही नहीं और टाइटन 32 रुपये का 70,000 रुपये हो गए। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है। तो आपको ये समय अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए। और ये जो साइकोलॉजी है, ये आप इस पर पकड़ जब होगी जब आप इसके भाव के गिरने और बढ़ने से प्रभावित होना बंद हो जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस है कि ये स्टॉक मैंने लिया, इसका फ्यूचर अच्छा है। इन्फोसिस का इश्यू फेल हो गया था, लोग वो बात नहीं करते। हर अच्छा स्टॉक और हर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर तकलीफ पाके, नीचे के दिन देख के फिर टॉप पे गए, हर फर्स्ट जनरेशन। हाँ, अभी 3-4 साल 5 साल के अंदर में
टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है वो भी 5-5 साल में बिलियनियर बन रहे हैं। वो जो हॉकी स्टिक कर्व होता है ना। यस, आज चाहे वो आपका लेंस कार्ट ले लो, चाहे आपका पेटी, ये सब तो यंग लोग हैं, 5-7 साल में इन्होंने बनाया। समय चेंज हो गया, पर आज से 15 साल पहले हर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो था उसकी जो बैक स्टोरी थी वो यही था कि वो नीचे से ऊपर आया है। उसने नीचे देखा फिर ऊपर आया। कई इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वो एक रैली का भी पार्ट बने, वेदर इट्स द गोल्ड सिल्वर रैली या कोई भी स्टॉक की रैली, लेकिन ये मेरे साथ भी हुआ है कि हमने पार्ट तो लिया लेकिन तब तक रैली भी ख़त्म हो गई। तो हम अपने मार्केट एंट्री के टाइमिंग को परफेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहले तो ये चीज़ समझ लो कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश ही मत करो। अच्छा। मार्केट को दुनिया में आज तक कोई टाइम कर नहीं पाया शॉर्ट टर्म और ट्रेडिंग के लिए। लॉन्ग टर्म में मार्केट को टाइमिंग मेरी नज़रों में किया जा सकता है, जो मैंने पिछले 4-5 सालों से किया। इसका मैं सबसे पहले तो आपको स्टॉक मार्केट के संदर्भ में मैंने 4 लाइनें मेरी बहुत पॉपुलर हुई और ट्विटर के अंदर में लाखों व्यू मिले उसको। अच्छा। वो मैंने एक शायरी के रूप में एक स्टॉक मार्केट की प्लानिंग को टाइम करने की कोशिश करी है और पिछले 5 साल से तो अभी तक सटीक बैठ रही है। वो क्या है? हाँ। जनवरी की तेजी को इनकैश करो, फरवरी में कैश रखकर ऐश करो। मार्च की जब सालाना सेल लगे हाँ। तो वापस से निवेश करो। अप्रैल टू सितंबर वीकली एसआईपी का श्री गणेश करो। नवंबर और दिसंबर में वीकली एग्जिट प्लान करो और वसंत बायती की स्टिप को हमेशा याद रखो। अब आपको मैं इसको प्रैक्टिकल बताता हूँ। वाओ, ओके। आप पिछले 5 साल से देखो कि जनवरी में मार्केट अच्छा लगता है, आपने जो साल भर पैसा इन्वेस्टमेंट किया आप जनवरी में उसको बेचो और जनवरी फरवरी में आपको कैश में आ जाओ बेच के, क्योंकि 1 फरवरी को अपना बजट आता है। बजट से पहले एक मार्केट का माहौल रहता है, बजट खराब आए अच्छा वो बात की बात है। आप और जो ये सीजनल जो क्वार्टर आता है वो भी अक्टूबर से दिसंबर जनरली सब कंपनियों का अच्छा आता है, तो जनवरी में आपको भाव अच्छे मिलते हैं। आप प्रॉफिट बुक करो, फरवरी में घूमने फिरने निकल जाओ प्रॉफिट से, और मार्च में सेल लगती है। मैं हर साल लिखता हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप में सेल लगती है, बहुत सारे एडजस्टमेंट होता है। आप 2020 से लेके 2024 तक का उठा के देख लो, हर साल मार्च में आपको मिड कैप स्मॉल कैप पानी के भाव में मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट कर दो। जिस आदमी को नॉलेज नहीं है वो अप्रैल टू सितंबर जो स्टॉक को आइडेंटिफाई किए उसमें वीकली एसआईपी करो। जब वो शेयर इकट्ठे हो जाए एवरेज के अंदर में तो फिर आगे आपका अक्टूबर नवंबर दिवाली के समय जब सारे लोग दिवाली पिक खरीदने में लगे रहते हैं, आप अपना माल बेच दो और बेच के उस दिन गोल्ड खरीदो और घर में लक्ष्मी लेके आओ। मैं 4 साल से लगातार बोल रहा हूँ, दिवाली के दिन स्टॉक बेचो। अपन को दिवाली की पिक नहीं लेनी है, जो ले रहे हैं लाइन लगी है उनको देना है। दिवाली में प्रॉफिट बुक करो, जो पैसा है उसको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो, तो आपका जो सालाना इन्वेस्टमेंट है वो भी गोल्ड में चला जाएगा। वाओ, ओके। तो आप टाइमिंग ना बाइंग में करो, और मैं बोलता हूँ सेलिंग में भी आप एक बार में शेयर मत बेचो, वीकली सेलिंग करो। जैसे किसी ने 400 रुपये में बीएससी खरीदा और उसकी इच्छा हुई कि मुझे 3000 रुपये में बेच रहा है, बहुत भाव हो गए 3000 में बेच रहा है, और 3000 के भाव है और उसने बेच दिया। अब उसने इतने साल वेट करके तो 3000 के भाव देखे, उसके बेचते ही 10,000 रुपये हो गया। अब उसको दर्द, क्या इतने टाइम रखा, थोड़ा दिन और रख लेता। तो ये दर्द भी ना हो तो आप जो सेलिंग है उसको भी आप वीकली करो, तो आपको सब भाव मिलेंगे और सेलिंग का भी एवरेज आ जाएगा, आपका उधर भी खत्म हो जाएगा कि मेरे पास शेयर नहीं बचा और मैं इतनी जल्दी बेच गया। ये सोने में, अभी ये सोने चांदी में जो लोग घुसे हैं उनको अब तकलीफ क्यों हो रही है? जो 1 लाख में घुसा था वो भी ये सोच के घुसा था कि बहुत महंगा हो गया, पर जो महंगा हो गया सोच के नहीं घुसा वो व्यक्ति 1.20 में घुसा क्योंकि अब उसको लगता है सोना 2000 हो जाएगा, उसके घिसते सीधे गिर गया मार्केट। तो आपका कन्विक्शन तो ही नहीं ना, आप बाजार की खबरों पे घुस रहे हो। सोना 1,20,000 क्यों हुआ यदि ये समझ में आ जाएगी तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी समझ में आ जाएगी। स्कैसिटी क्यों होती है? आप पब्लिक जहाँ चल रही है, जो शेयर की सलाह हर घर में मिलने लगे, वो चाहे कितनी ही अच्छी कंपनी हो। 2020-21 में हर आदमी आईटीसी की सलाह देता था, 2-3 साल आईटीसी चला नहीं, सारे सलाहकार घर बैठ गए अपने। घर घर में जब कोई कंपनी की सलाह, तो कंपनी अच्छी होती तो भी नहीं चलती। आपका कन्विक्शन होना चाहिए कि रिसर्च मैंने किया, और नहीं तो बाजार के अंदर में जो लोग प्रोफेशनल
पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं उनको दो, वरना म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है। स्पीकिंग ऑफ टाइमिंग एंड डिस्काउंट, ये भी कहा जाता है कि अगर फ्राइडे 3:30 PM खरीदे तब भी थोड़ा लोअर वैल्यू ये होता मैंने है। ही कहा एक इंटरव्यू में। मैंने जब वीकली एसआईपी की तो मैंने जज किया, हर फ्राइडे के दिन जो ट्रेडर होता है वो अपनी पोजीशन खाली करके जाता है, और संजोग से 3-4 साल से युद्ध चल रहे हैं, तो सैटरडे संडे कौन सा बड़ा धमाका होने वाला है, इस डर से अपनी इन्वेस्टर भी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है 1-2 महीने वाले, ट्रेडर, एफ&ओ, सब शुक्रवार को पोजीशन खाली करके जाते हैं, स्क्वायर ऑफ करके जाते हैं कि यार शनिवार नहीं मंडे को वापस करेंगे। तो जो 3 से 3.5 दिन का समय है, दिन भर तो आदमी वेट करता है, 3 से 3.5 दिन के समय जो पोजीशन खाली होती है उसमें उस वीक का जो स्टॉक्स है वो बहुत अच्छी प्राइस में मिलता है। तो मैंने कहा कि इसको भी थोड़ा टाइमिंग कर लो कि आप जो वीकली एसआईपी है बाइंग करने की वो करो आप फ्राइडे को 3 से 3.5 के बीच में, और जब एग्जिट करना हो तब आप मंडे को करो, क्योंकि शनिवार रविवार कोई घटना नहीं घटी तो मंडे मार्केट ऊंचा खुलेगा, उस दिन 3 से 3.5 के बीच में करो, 3 से 3.5 के बीच में, क्योंकि उस किसी स्टॉक के अंदर में कोई स्टोरी बनी है और आपको न्यूज़ नहीं मालूम है तो उसके प्राइस में आ जाएगी। तो ये सेलिंग प्रेशर एंड बाइंग प्रेशर की वजह से वो इन्फ्लेट या डिफ्लेट होता है ना? और कोई तरह नहीं है, और इसका कोई गणित नहीं है। ये अच्छा। मैंने एक दिमाग, जैसे मैंने मार्च का कोई गणित नहीं कि हर बार सेल लगेगी, पर इतने सालों से लगती आ रही है और हमें मिलता है। तो इंटरेस्टिंग। हम जब तक वो मार्च में बड़ी तेजी नहीं होएगी तब तक हम इस बात पे अड़े रहेंगे कि मार्च में सेल मिलेगी, हम मार्च का वेट करेंगे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.